Jai Hind students, we are studying chapter number 9 from geography. The topic is your tropical and subtropical regions. Chapter number 9 and video part number 3. In this video, students, we will discuss about of the people and settlement के बारे में हम डिस्कस करेंगे. In the previous video में हमने डिस्कस किया था about of the flora and fauna life of the Amazon river basin. So we are discussing about of the two major region of our earth. The first is tropical region from which belong to our tropic of Cancer, and the second belong to our tropic of Capricorn. So this is the region of our India, in which topic we will discuss about of our हमारे जो टू रिवर बेसिन हैं गंगा और हिमालय ब्रह्मपुत्र, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड नाउ अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ऑफ दी रिवर अमेजोन रिवर बेसिन, जो कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रीजन में पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्षेत्र में आती है. तो दिस इज द रीजन वेरी रिच फॉर आवर वेजिटेशन एंड आवर फ्लोरा एंड फौना लाइफ. अब हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस ऑफ आवर प्लांट्स और स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हेयर. नियर अबाउट टू 3 lakh species of plants are found here, and near about to 20 जो हमारे 20,000 के आसपास हमारे यहाँ की स्पेसिस जो है एंडेंजर में हैं. और इसके अलावा ये ऐसी स्पेसिस हैं जिसकी हमारी अभी डिस्कवरी नहीं की गई है. एंड फौना लाइफ इज आल्सो वेरी रिच बिकॉज हेयर आवर रेन इज वेरी high and moderate regions, and due to of this rainfall here our forest is a very dense forest, and due to of this our fauna life is also rich. तो हमारे यहाँ पर जो मेजर रूप से जो एनिमल्स पाए जाते हैं जैगवार हैं, एंड जो एक मंकी है हमारा जो नियर अबाउट टू 130 ग्राम का होता है, और मैनी मोर पैरट्स यहाँ पे पाए जाते हैं. तो दिस इज द रीजन ऑफ रिच फॉर आवर फ्लोरा एंड फौना लाइफ के लिए हमारा ये धनी है. इन द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द ट्रॉपिकल ऑफ रीजन, यहाँ की पीपल की यहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में डिस्कस करेंगे. अबाउट ऑफ द सेटलमेंट. तो सेटलमेंट क्या होते हैं, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था. सेटलमेंट यानी कि जो हम रहन सहन के लिए अपने घर बनाते हैं, या हमारे ये कितने प्रकार के होते हैं. तो जैसा कि आप लोगों ने अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, तो सेटलमेंट्स आर अबाउट 2 टाइप, तो यानी कि परमानेंट और हमारे टेम्परेरी. तो टेम्परेरी रूप से हमारे इस रीजन में जो क्षेत्र हैं ये हमारा इस रीजन में हमारे टेम्परेरी हाउस बनाए जाते हैं. इज द रीजन दैट ड्यू टू ऑफ द फ्लड एंड सेवरल पर्पज ऑफ दिस. तो यहाँ पर हमारी ये इस तरह के सेटलमेंट्स यहाँ के लोग बनाते हैं अमेजोन रिवर बेसिन के. तो दिस इज़ द वेरी कॉमन सेटलमेंट्स आर फाउंड इन दिस रीजन. ये हमारे कॉमन सेटलमेंट हैं जो हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि हमारा स्लिट टाइप की ये हाउस होते हैं, और नीचे से हमारे ये बॉम्ब जैसे जो इसमें सपोर्ट दी जाती है, और ये कुछ एरिया जो ऊपर होता है. तो इस के पीछे एक रीज़न होता है कि यहाँ पर अक्सर हैवी रेनफॉल के कारण हमारे यहाँ पर फ्लड होती है, जिसके कारण से जो टोटल जो एरिया है हमारा ये वाटर से कवर हो जाता है. और इस सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए ये लोग हमारे जो इस तरह के फ्लोटिंग टाइप के जो हाउस है सेटलमेंट है वो ये यहाँ पर बनाते हैं. तो दीज हाउस आर नोन आल्सो अबाउट टेम्परेरी हाउस. ये हमारे टेम्परेरी हाउस होते हैं जो कि सेफ्टी पर्पज से ये लोग अपने इस तरह के सेटलमेंट बनाते हैं. ड्यू टू ऑफ सेवरल पर्पज, इसके पीछे हमारे एनिमल्स लाइफ से भी प्रोटेक्शन इनको मिलती है, और इसके अलावा ड्यूरिंग द फ्लड टाइम में भी ये लोग इसकी फ्लोटिंग के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं. मेजर पार्ट ऑफ दिस लाइफ ऑफ द पीपल इन अमेजन हंटिंग गैदरिंग करना मेजर यहाँ की ऑक्यूपेशन में आता है, और फिशरिंग बहुत सारे जो यहाँ का व्यवसाय हैं जो धंधे हैं ये लोग करते हैं. एंड सेवरल टाइप की यहाँ के सेटलमेंट ऑक्यूपेशन ये लोग यहाँ पर बनाते हैं, जो फॉरेस्ट से हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो गेट करते हैं, और इससे अपनी जो लाइफ है उसको सर्वाइव करते हैं. तो दीज आर द सेटलमेंट बिल्ड इन अवर अमेजोन रिवर बेसिन, जो यहाँ के क्षेत्र में ये सेटलमेंट यहाँ के लोग बनाते हैं. तो इसके पीछे जो पर्पज होता है मेजर पर्पज, तो इसका प्रोटेक्शन होता है
सबसे पहले यहाँ के लोगों की अपनी प्रोटेक्शन के पर्पज से ये हाउस बनाते हैं। तो दीज आर आल्सो नोन एज द सेटलमेंट ऑफ द पीपल इन अमेजन रिवर बेसिन के सेटलमेंट। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक द पीपल एंड सेटलमेंट। तो यहाँ के लोग और उनके जो निवास हैं वो कैसे होते हैं। द पीपल हु लिव इन दीज थिक जंगल्स हैव टू लिव इन ए स्मॉल क्लस्टर ऑफ द सर्वाइवल द हंटिंग एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो यहाँ के जो लोग होते हैं ज़्यादातर वनों में रहते हैं और वनों में रह करके यहाँ से जो उनसे प्रोडक्ट मिलते हैं उन पर ये ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं और यहीं पर अपने जो टेम्परेरी हाउस होते हैं वो इस तरह के हाउस, जैसा भी मैंने आप लोगों को दिखलाया है, इस तरह के हाउस ही यहाँ पर बना करके लोग अपनी लाइफ को लीड करते हैं। तो दे हैव बीन basically involved in the hunting and fishing for meat and fruit and edible roots etc. यानी कि यहाँ पे ये लोग अपने लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए ये लोग हंटिंग करना और मछली पकड़ना, मांस का, जिससे अपना ये लाइफ को चलाते हैं। और इसके अलावा जो वनों से फ्रूट वगैरह मिलते हैं और कंदमूल वगैरह जैसी जो चीज़ें जो जड़ें होती हैं फलों से मिलने वाली, उनसे ये अपना पेट भरते हैं और ऐसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो देयर स्टेबल फूड इज मैनियोक और cassava which is grow under the surface of the potato and they have to at a place of carried out in the slash and burn pattern of agriculture। इसके अलावा ये लोग कसावा की खेती करते हैं और स्लैश एंड बर्न टाइप की खेती बाड़ी भी यहाँ पर ये लोग करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट रीजन में अक्सर जो है फॉरेस्ट को क्लीन करके, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है अबाउट ऑफ द स्लैश एंड बर्न, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं और झुम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमारे जो ट्राइबल पीपल थे, ये ट्रेडिशंस कल्चर है जो हमारी ट्राइबल टाइम से ये खेती बाड़ी स्लैश एंड बर्न टाइप की खेती बाड़ी चली आ रही है, जिसमें कुछ एरिया को, रीजन को ये लोग क्लीन करके उस क्षेत्र को बनों के और वहाँ पर उसको आग लगा करके वहाँ पर ये उस क्षेत्र में खेतीबाड़ी करते थे। और इस प्रकार से जब उस क्षेत्र की जो फर्टिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती, लैस हो जाती थी, तो फिर वो दूसरा एरिया को फॉरेस्ट के वो चुन लेते थे और उसमें वो फिर से दोबारा से उस एरिया को क्लीन करके वहाँ से उसको फिर से फर्टाइल एरिया को बना लेते थे और वहाँ पर खेतीबाड़ी शुरू की जाती। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आवर कल्टीवेशन ऑफ स्लैश एंड बर्न, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झुम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइमरी क्रॉप हैव बीन टॉपियोका, प्रिंसिपल, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, कॉफ़ी एंड मैजे, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं जो ये लोग पैदावारी करते हैं। ड्यू टू द excessive rains and house of the other built which is thatched roof and shaped of the like bee hives and the other larger house called the malacos have slanting। तो ये इसके पीछे जो इनके हाउस, जो ये हमारे टेम्परेरी हाउस होते हैं, जो कच्चे हाउस को जिसको हम कहते हैं लकड़ी से बॉम्बों से मिला करके ये बनाते हैं, तो ये उसको थैच करके उसकी छत को घास फूस से ढक करके बनाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो फ्लड जैसी समस्या जैसी पैदा हो जाती हैं और इसके पीछे और बहुत सारे पर्पज़ होते हैं। तो इनकी जो छतें होती हैं अक्सर वो हमारी जो घास फूस होती है उससे मिला करके इसकी छतों को घरों की यहाँ की बनाते हैं। तो दिस इज़ द रीजन मेजर ड्यूरिंग द फ्लड टाइम, ये हाउस जो है फ्लोटिंग करने लगते हैं, तैरने लगते हैं एंड इस तरह से ये लोग अपनी लाइफ को लीड करते हैं और ये फ्लड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन लोगों के ये हाउस। तो इन सम प्लेसेस वी द फ्लडिंग एंड वाटर लॉगिंग इज कॉमन, पीपल हैव द हाउस ऑन स्टिल्ट्स as well as the dwelling are the accessory mostly of the navigating over river and watches वाटर इन द वोड्स और द नो रोड्स, यानी कि जहाँ पर सड़कें नहीं होती हैं, केवल चारों ओर पानी ही पानी होता है, इस तरह के जो हाउस होते हैं ये लोग ड्यूरिंग दी हैवी रेन के कारण जब चारों ओर बाढ़ ही बाढ़ होती है तो उस टाइम में ये लोग इस तरह के हाउस उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो दिस इज द सेटलमेंट ऑफ आवर अमेजन रिवर बेसिन के पीपल के लोगों का, इस तरह के सेटलमेंट यहाँ पर ये लोग बना करके रहते हैं और हंटिंग, गैदरिंग करना, फिशिंग करना और कसावा जैसी और बहुत सारी जो फसलें हैं ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अडॉप्ट करके अपना करके यहाँ पर खेतीबाड़ी का भी कार्य करते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ दी मॉडर्नाइजेशंस, अब हमारे
अमेजॉन रिवर बेसिन के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उन पर किस प्रकार से हमारे मॉडर्नाइजेशन का कैसे इस पर इम्पैक्ट, कैसे असर पड़ रहा है। तो एट द प्रेजेंट टाइम यहाँ के लोगों का कैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है, कैसे आधुनिकीकरण हुआ है। तो द सीन एट अमेजॉन बेसिन इज द चेंजिंग फास्ट। अब यहाँ पर जो हमारा अमेजॉन रिवर बेसिन के जो लोग हैं, इनकी रहन सहन में, इनके खान पान में, इनकी खेती बाड़ी करने के बहुत सारे जो तौर तरीके हैं, उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। एंड द फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन फॉर द फूड, वुड, रोड्स एंड बीइंग मेड इन द रिच इंटीरियर ऑफ द फार्मिंग एंड इनकमिंग द एरिया वेयर द फॉरेस्ट है बीन्स क्लियर्ड। अब बड़ी मात्रा में जो फॉरेस्ट रीजन है उनको क्लीन किया गया है और इन वनों को, इन डेंस फॉरेस्ट रीजन को गांव से, कस्बों से इनको जोड़ा गया है, इनकी सड़कें बनाई जा रही हैं और इन एरिया को फार्मिंग के योग्य बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ की जो क्षेत्र है, इसमें डेवलपमेंट के कहीं ना कहीं आसार नज़र आ रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए। एंड एयरपोर्ट एंड हेलीपैड्स हैव कम अप। अब इसके अलावा इन क्षेत्रों में हमारे हवाई यात्रा जैसी भी सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसमें हमारे एयरपोर्ट भी बनाए गए हैं और हेलीपैड भी यहाँ पर इस क्षेत्र में बनाए गए हैं। एंड इसके अलावा इंडस्ट्री इज आल्सो डेवलपिंग आल्सो विद द माइनिंग्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड द लॉगिंग्स एक्टिविटी। इसके अलावा यहाँ के लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार प्रोवाइड करने वाले हमारे इंडस्ट्री भी यहाँ पर बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं। At the pace of the deforestation is taking the place, nearly 50% of the Amazon forest would be cleared in 2025 तक। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2025 तक यहाँ के जो अमेजॉन रिवर के जो बेसिन के जो फॉरेस्ट हैं उनको क्लीन कर दिया जाएगा और लगभग 50% एरिया यहाँ का क्लीन कर दिया जाएगा और वो यहाँ पर रहने के जो ड्वेलिंग्स होते हैं, जो निवास होते हैं, वो बनाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर इस एरिया को, इस रीजन को कल्टीवेशन के योग्य बनाया जाएगा और लगभग 50% एरिया यहाँ का 2025 तक ये क्लीन कर दिया जाएगा, जो कि एक डेवलपमेंट के दृष्टि से ये फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा, वनों का कट ऑफ किया जाएगा। एंड द पीपल हु लिव्ड देयर हैव बीन पुश्ड अवे फ्रॉम द डेवलपिंग एरिया। और इस प्रकार से जो लोग इन वनों में रहकर अपनी लाइफ को लीड करते थे, जीते थे, उन लोगों को डेवलपिंग के क्षेत्र में इनको जोड़ा जाएगा। तो देयर वे ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल इज बीइंग डिस्टर्ब। तो ह्यूज फॉरेस्ट फायर्स आर कॉमन एंड दिस एंड ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। यदि ऐसा होता है कि यहाँ पर 50% जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट रीजन के लिए जाना जाता है, हमारे रिच है ये फ्लोरा फौना के लिए, तो ये जो ऐसा अगर हमारा डिफोरेस्टेशन इस क्षेत्र का अगर होता है तो ये एक बहुत बड़ी विनाशकारी भी हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी लाइफ गिविंग ऑक्सीजन होती है, गिवन देने वाली जो गैस होती है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। और इस प्रकार से इन लोगों का जो आदिवासी के तरह से ये लोग जो फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं, इन लोगों की लाइफ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द अमेजन बेसिन। बट कहीं ना कहीं जो लाइफ यहाँ के लोग लीड कर रहे थे वो डिस्टर्ब हो जाएगी और एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। द चेंज ऑफ इकोलॉजी इज आल्सो अफेक्टिंग द क्लाइमेट इन द एरिया। द लैक ऑफ ट्री cover also causes soil erosions in the much faster pace due to the heavy rain or tropical region। और इसके अलावा जो बड़े जो उपयोगी जो ट्रीज हैं पाए जाते हैं, उनकी कमी के कारण जहाँ पर जो मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी होती है, और इसके अलावा बड़ी मात्रा में सॉइल इरोजन भी होगा, जिससे यहाँ के लोगों की जो गति है, जो तेज़ से बढ़ने वाली, वो कहीं ना कहीं थम जाएगी। और जिस कारण से जो हैवी रेनफॉल होती है, तो बड़ी मात्रा में यहाँ से सॉइल इरोजन भी होगा। तो इसके बहुत सारे फैक्ट पड़ेंगे जो यहाँ के लोगों की लाइफ को झेलने पड़ेंगे। एंड सच लार्ज स्केल फॉरेस्ट कटिंग वुड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द आवर नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द रेस्पिरेटरी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ। तो ये जो बड़ी मात्रा में यहाँ पर इस क्षेत्र से जो 50% एरिया जो फॉरेस्ट रीजन का है, यदि वो कट जाएगा तो ये हमारी लाइफ पर, हमारे एटमॉस्फेयर पर, हमारे वातावरण पर, वायुमंडल पे कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये हमारे
ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगा, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी और टेम्परेचर भी ये बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी अर्थ पर बहुत सारा इम्पैक्ट लाएगी, बहुत सारे असर डालेगी। इन रिसेंट टाइम्स वार्मर टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल हैव कॉज्ड सेवरल ड्रॉट। तो आने वाले भविष्य में कभी ना कभी जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा और वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, इसके कारण कहीं ना कहीं हमारे भविष्य में सूखे जैसी, संकट जैसे स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए एक बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी, एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी। द अमेजन suffered its worst drought of the last 100 years in the 2005 and 2010। तो हमारे यदि हम पिछले 2 दशकों को उठा करके देखें तो इसमें सूखे जैसी स्थिति यहाँ पर अमेजन रिवर बेसिन में देखने के लिए मिली है। तो इसका जो मेजर काज है यहाँ पर डिफोरेस्टेशन है, वनों का कटाव है, एंड लॉन्ग ड्राई स्पेल्स अफेक्ट द क्रॉप ऑफ द फिशरीज एज वेल एज द लीड ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स। इसके अलावा इन वनों में लगने वाली आग और फिशरीज, मछलियों का पकड़ना, और इसके अलावा बहुत सारे जो यहाँ की क्रॉप है उन पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा देखने के लिए। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो लाइफ है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी यदि यहाँ पर डिफोरेस्टेशन बड़ी मात्रा में हुआ। तो दिस कैन रिजल्ट इन द नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इस प्रकार से हमारा जो यदि डिफोरेस्टेशन होता है तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव असर देखने के लिए मिलेगा अमेजन रिवर बेसिन में, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होगी फॉर आवर इकोसिस्टम एंड लॉस ऑफ दी सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस प्रकार से यदि बड़ी मात्रा में डिफोरेस्टेशन होता है तो हमारे जो एनिमल्स लाइफ है, हमारी जो स्पीसीज ऑफ प्लांट हैं और स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो फ्लोरा और फौना की जो लाइफ है यहाँ की इस रीजन की, ये एक वो लाइफ हमारी यहाँ से एंडेंजर की स्टेज पर आ जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। और कहीं ना कहीं हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो परिवेश है, ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डिफोरेस्टेशन इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द अमेजन रिवर बेसिन। तो जो टारगेट यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया है अमेजन रिवर बेसिन में 50% एरिया जो फॉरेस्ट रीजन है यहाँ का लगभग कट हो जाएगा नियर अबाउट 2025 तक। ये 2025 तक 50% एरिया डिफोरेस्टेशन में बदल जाएगा, जिससे यहाँ की जो इकोसिस्टम है उस पर, यहाँ के एटमॉस्फेयर पर जो गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दिस इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द अमेजन रिवर बेसिन। तो ये एक इम्पैक्ट होगा, गहरा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द अमेजन रिवर बेसिन। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे हमारा जो रीजन है ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न का जो रीजन है, जिसमें हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आता है। तो दिस इज़ द रीजन ऑफ आवर कंप्लीट ऑफ आवर अमेजन रिवर बेसिन का ये कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो हमारे भारत से बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।